आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल गणित ज्ञानशाला पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो आज मैं लेकर आया हूं आपको कक्षा 8 का जो परीक्षा हुई थी गणित विषय की उसका हल। तो जैसा परीक्षा देने वाले छात्रों ने आपको बताया होगा या जो छात्र सुन रहे हैं उन्होंने महसूस किया होगा, इस जो ये प्रश्न पत्र था उसमें से लगभग आधे प्रश्न बनकर आए थे और लगभग आधे प्रश्न मतलब आपकी पुस्तक से आए थे, पर प्रश्नों का जो क्रम था वो बिल्कुल मेरे द्वारा दिए गए मॉडल पेपर के आधार पर था। आप चाहें तो इस पेपर से मेरे मॉडल पेपर को आप मिला लेना। तो मैं इस मॉडल पेपर को आप सबके लिए अर्थात इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न। और जैसा आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। तो देखिए मैं पहले कलर इसको चेंज कर लेता हूं। देखिए परमेय संख्या 5/7 का योज्य प्रतिलोम होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर 5/7। आप जानते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि उसमें कितना जोड़ें कि योगफल 0 आ जाए। तो उसके लिए 5/7 में क्या जोड़ना पड़ेगा? -5/7। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई। और यही प्रश्न मैंने बस 7/19 लिख दिया था। ठीक है, मेरे वाले मॉडल पेपर में था, आप मिला के देख लेना। संख्या 1331 का घनमूल होता है। आप जानते 1331 का घनमूल, ये तो बहुत इजी था, 11 होता है। तो इस क्यूब रूट ऑफ नंबर 1331 इज 11। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा भाई। इसी तरह किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और लाभ 20 रुपए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा? इसमें 100 में 20 जोड़ देंगे भाई, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। तो इसमें तो 120 हो जाएगा। तो इसमें ए सही आपका हो जाएगा। या आप इंग्लिश वाले तो ABCD लिख दीजिए और हिंदी मीडियम वाले तो आवासादा लिख दीजिए। यदि 4 पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो देखिए ये समान पाठ से आया था, है ना। संख्याओं के बारे में जब जानते हैं कि भाई 4 पेन का मूल्य 20 रुपए, तो इसका मतलब एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 5। तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपए। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज 20, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x + 3y - 7r। ये तो मेरा ही प्रश्न हो, बिल्कुल वही प्रश्न था जो मैंने मेरे मॉडल पेपर में दिया था। तो इसमें पदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी भाई? 3 है। 4x 3y, क्योंकि ये x का चर है, ये y का है, ये अचर पद है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी सही। समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम आर। देखिए समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इन सब में विकर्णों की संख्या होती है 2। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब देखिए वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ नंबर 149, मतलब अगर 149 का हम क्यूब करें तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? देखिए पूरा नहीं पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ 9 है, तो 9 का देखिए 9 का गुणा करके देख लीजिए। 9 × 9 × 9, तो देखिए 9 नाम 81, 81 का 1 इकाई का अंक हो जाएगा। फिर 9 गुणा करेंगे तो 1 × 9 करेंगे तो 9। तो इसका मतलब केवल आपको 9 लिखना था। कितना? 9 लिखना था भाई। यहां देखिए 8वां प्रश्न देखिए, बीजीय व्यंजकों 2 + 3p और 2p + 3 का गुणनफल ज्ञात करना था आपको। तो देखिए पहले 2 का गुणा इन दोनों में कर देते आप, 2p + 3। फिर आपने 3p का गुणा किया होगा इन दोनों के साथ, और अब जो सरल होके आएगा वो आपने लिख दिया होगा। तो देखिए 4p, 2 का गुणा 3 से तो 6, फिर 3p का 2p से गुणा करेंगे तो 6p², फिर 3p का गुणा 3 से तो ये 9p, तो 6p² और p और ये p मालिय संख्या कितनी हो जाएगी? 9 और 4 13 भाई, और +6, और यही हमारे क्या था? आंसर था। आशा है आपने यही लिखा होगा।
अब देखिए, एक समबाहुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60। तो देखिए, भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं भाई, भुजाओं की संख्या। आपको पता है किसी भी बहुभुज के समस्त एक्सटीरियर अर्थात जो बाह्य कोण होते हैं उनकी माप 360 होती है। तो 360 में आप भुजाओं की संख्या ठीक है ज्ञात करने के लिए 360 में किसका भाग दे देंगे, बहिष कोण का, बहिष कोण का। ठीक है भाई, तो देखिए 360 और बहिष कोण निकाल के कितना दे रखा है 60, तो 6 भुजाएं होंगी। ठीक है भाई, तो वो कौन सा है, षटभुज है। ठीक भाई, तो दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। इस बहुत आसान है भाई, मतलब उसकी जितनी भी भुजाएं उनका जोड़ कर दीजिए। तो आप देखिए कहीं से शुरू कर लीजिए। देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए। सबसे सरल तरीका तो आप क्या कर सकते थे, या फिर कैसे भी कर लीजिए। देखिए इसका आकृति का परिमाप आप सीधे सीधे इस तरह से लिख सकते थे, आकृति का परिमाप। तो देखिए दो स्थिति बना सकते थे, एक तो आयत बना लेते ए बी सी और डी। इसका मतलब आयत ए बी सी डी का परिमाप प्लस दूसरा आयत कौन सा था, देखिए अब ए बी सी डी में ये हिस्सा नहीं है तो एक दूसरा आयत और बना लेता पी क्यू आर और एस। तो आयत पी क्यू आर एस का परिमाप, आयत पी क्यू आर एस का परिमाप। तो देखिए परिमाप आयत का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दोगुना कर देते हैं। तो देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी 6 और चौड़ाई कितनी है 1, तो 6 प्लस 1। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए भाई इसमें ये पी क्यू नहीं है शामिल, ये तो मैंने डॉट डॉट करके लिखा है। तो पी क्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसमें से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे प्लस आयत पी क्यू आर एस का परिमाप। देखिए आयत पी क्यू आर एस का परिमाप लिखेंगे 2 इंटू लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 2, 4 प्लस 2। लेकिन इसमें भी कौन शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है भाई, इस एबीसीडी आयत में भी और पी क्यू आर एस में भी। तो देखिए अब इसको सरल कर दीजिए, 7 है, 7 दूनी 14 और 14 माइनस 2 प्लस 6 और 6 दूनी 12, 12 माइनस 2। तो देखिए ये कितने हुए भाई 12 और ये कितने हुए 10, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते थे। अब देखिए 11वां प्रश्न देखिए, एक थैले में 5 सफेद रंग की गेंदें हैं, 3 पीली रंग की गेंदें हैं और सब गेंदें कैसी हैं, एक जैसी हैं अगर रंग को छोड़ दिया जाए। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक पीली रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल। तो देखिए बॉलों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की यहां कुल संख्या है भाई 5 सफेद है 3 पीली हैं, 5 प्लस 3 बराबर 8। ठीक है, इसका मतलब कुल जब एक एक गेंद हम बाहर निकालेंगे तो कुल संभव स्थितियां कितनी हो जाएंगी 8। ठीक है, इसलिए कुल संभव स्थितियां कब, जब एक गेंद को एक बार में निकालेंगे। कुल संभव स्थितियां इस तरह से आपने लिखी होंगी 8। अब पीली गेंद के देखिए 3, इसलिए अनुकूल स्थितियां भाई 8 में से 3 बार पीली निकलेंगी, तो अनुकूल घटना के पक्ष में अनुकूल स्थितियां कितनी है 3। इसलिए गेंद के पीली होने की प्रायिकता क्या होगी बंधु, कि घटना के पक्ष में अनुकूल स्थितियां है ना, पक्ष में अनुकूल परिस्थितियां या अनुकूल स्थितियां बटे स्थितियों की कुल संख्या या कुल संभव स्थितियां, स्थितियों की कुल संख्या। तो देखिए पक्ष में पीली होने की संभावना कितनी थी 3 बार,
कुल संभव कितनी थी 8। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8। इतना आपको करना था 2 नंबर के लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 में 4 प्रश्न क्या थे, सत्य और असत्य के थे। तो देखिए संख्या 129 का व्यापक रूप इतना है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर 129 इज। अब देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो देखिए 100 गुणा 9, 9 से तो ये ही हो जाते, 20 ये है और 1 ये है, तो ये तो 921 का एक्सटेंडेड फॉर्म है भाई। ये तो किसका है 921 का, अतः ये असत्य है। तो आपको असत्य पर टिक लगाकर आना था। ठीक भाई। अब चलिए दूसरा देखिए, यदि 3 अंकों की कोई संख्या है और उसमें 2 अंक दे रखे हैं 2 और 4, तीसरा अंक क्या है x, 3 से विभाज्य है, तो x का मान 0 या 3 या 6 या 9 में से कोई एक हो सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों, सोचिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए अंकों का योग क्या होता है इसमें, 2 + 4 + x अर्थात 6 + x। इसका मतलब x का मान या तो 0 हो सकता है, जब 6 + 0 तो 6 में भी 3 का भाग चला जाता, या 3 होता तो 6 + 3 अर्थात 9 हो जाता, 9 में भी 3 का भाग चला जाता, या 6 हो जाता तो 6 + 6 अर्थात 12 में भी 3 का भाग चला जाता, और या 6 + 9 15, 15 में भी 3 का भाग चला जाता। इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ये सत्य रहेगा। अब देखिए तीसरा, देखिए यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो वह 2 और 5। बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 भाई 2 और 5 का ही तो गुणन है, तो सीधी सी बात है। तो ये तो बात है सत्य है। संख्या 955 में इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदलने पर नई बनने वाली संख्या 595 गलत है। देखिए इकाई का अंक कौन सा है 5, दहाई का अंक कौन सा है 5, तो 5 और 5 को परस्पर बदल दें तो संख्या तो 955 ही रहेगी। If 1s and 10s place of number 955 are interchanged, then the new number is 595 फॉल्स है। तो ये क्या है भाई, फॉल्स माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। ठीक, तो आप चलते हैं अब 13वां प्रश्न। देखिए आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच कीजिए कि क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो देखिए आयलर फॉर्मूला क्या था, उसने आयलर ने क्या दिया था, आयलर का आयलर सूत्र कहें या फॉर्मूला कहें, कुछ भी कर दीजिए। उसने क्या कहा था कि f + v - e = 2 होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f + v = क्या होता है e + 2। ठीक है भाई। अब f क्या है भाई, फलकों की संख्या है। मैं लिख देता हूं f क्या है, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। v क्या है, शीर्षों की संख्या है भाई, शीर्षों की संख्या। और e क्या है, किनारों की संख्या, किनारों की संख्या। अब आप देखिए ये तो फॉर्मूला लिख दिया, तो बहुफलक के 10 फलक अर्थात फलकों के स्थान पर तो मैं क्या लिख देता हूं f की जगह, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, f का मान 10 है, किनारे e का मान कितना है 20, और शीर्ष अर्थात v का मान कितना है 15, शीर्ष 15 है, किनारे 20 है। ठीक है भाई। तो देखिए f + v ना, और -e करके कितना बचना चाहिए 2। तो देखिए f अर्थात 10 + 15 - e अर्थात -20 = 2 बचना चाहिए। तो क्या है 25 - 20, ये तो बराबर नहीं है भाई 2 के। 25 - 20 ये तो 2 नहीं है, अर्थात ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि 25 में से 20 आएंगे तो 5 बचना चाहिए, जबकि बचने किसने चाहिए आयलर के हिसाब से 2। अब देखिए घनाभ के फलक
किनारे और शीर्षों की संख्या लेके। अब देखिए घनाभ में फलक F, फलक का मतलब जानते हैं आप, कितने पृष्ठ हैं उसके, कितने, जैसे ये है, मतलब ये बॉक्स मेरे पास है, इसमें कितने फलक हैं, मतलब पृष्ठ, सरफेस कितने हैं, जिसमें जैसे घनाभ यही तो है घनाभ का, एक तो ये देखिए आपको सामने ये वाला, और बिल्कुल ये सामने वाला, दो, एक और दो, फिर देखिए ये 3 और ये 4, इसी तरह ये 5 और ये 6, तो फलक तो कितने होते हैं, 6, ध्यान से रखना भाई। और शीर्ष कितने होते हैं उसमें, 8, शीर्ष कितने, घनाभ में कितने होते हैं, 8, और किनारे घनाभ में किनारे अर्थात ई बराबर होते हैं 12, किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं उसमें, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें लगा के देखना भाई, F प्लस V माइनस E बराबर 2 बचना चाहिए, तो F 6, V कितना है 8 माइनस 12 बराबर 2 है क्या, 14, 14 में से 12 गए तो 2, 2 बराबर 2, ठीक है, तो आइलर फॉर्मूला है, अतः ये आइलर फॉर्म को सत्यापित करता है। अब देखिए उपयुक्त विकल्पों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स ना, सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योग, ये तो मेरे उसमें से ही था बिल्कुल, कितना होता है 360 होता है क्या, अरे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं वो कैसी होती हैं भाई, बराबर होती हैं यार, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं, तो इसमें ये समान आ जाएगा। और इंग्लिश वर्जन की बात करें, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहां क्या लिख जाता है भाई, इक्वल, ठीक है। पतंग है, पतंग कैसी होती है, चतुर्भुजाकार होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है भाई, तो ये चतुर्भुज लिख देते भाई, चतुर्भुज। और आयत, आयत कैसा है भाई, उत्तल, कन्वेक्स, इसमें कन्वेक्स आ जाता भाई, कन्वेक्स, ठीक है, ये उत्तल आता है। आप जानते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में अगर विकर्ण बाहर नहीं जाए, ठीक है, तो उत्तल है, और विकर्ण बाहर चला जाए तो अवतल है। तो आयत के चूंकि विकर्ण अंदर ही होते हैं, इस तरह से भाई ये आयत बना दिया मैंने, तो इसके विकर्ण ये और ये तो अंदर ही आकृति के अंदर है, और अगर बाहर चला जाए तो कैसा हो जाएगा, वो अवतल हो जाएगा। अब देखिए 15वां प्रश्न देखिए, दिया गया पाई चार्ट वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस द्वारा बनाए गए चालानों की संख्या को दर्शाता है। गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ चालान्स मेड बाय द पुलिस फॉर द ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स इफ द टोटल नंबर ऑफ चालान्स मेड बाय द ट्रैफिक पुलिस इज 540, मतलब यातायात नियमों का पालन न करने वालों के यदि कुल चालान किए गए पुलिस के द्वारा वो कितने हैं, 540 हैं। देन फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको निम्न जो 2 या 3 प्रश्न इसमें दिए गए थे, 2 प्रश्न दिए गए थे, उसके आंसर आपको मिलाने। तो देखिए किस दिन बनाए गए चालानों की संख्या 105 थी, ठीक है, तो चालानों की संख्या 105। देखिए एक बात, पाई चार्ट में जब हम आंकड़ों को दर्शाते हैं तो हम जानते हैं कि भाई वृत्त के समस्त कोणों का योग 360 होता है, इसका मतलब जो 360 डिग्री है, सोचना 360 डिग्री को 540 टोटल चालानों से दर्शाया गया है। अब देखिए चालानों की संख्या 105 है, तो वो किस दिन थी, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो 105 जब चालान कटेंगे तो कोण कितना रहा होगा, तो देखिए 105 चालान के लिए कोण, कोण के लिए
कोण का माप हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे भाई? कोण का माप कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल 360 कोणों का माप बटे 540 गुणा 105 कर दीजिए आप। ऐसे ही होगा ना भाई। 105 के लिए भाई 360 के लिए कोण का मान कैसे लगे? चूंकि 360 डिग्री कोण के लिए चालानों की संख्या, देखिए 360 के लिए चालानों की नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं। 540 चालानों के लिए टोटल कोण कितने? 360, इसलिए एक के लिए 360 बटे 540, इसलिए 105 चालानों के लिए कोण का माप क्या होगा? 360 बटे 540 गुणा 105। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 35 तिया 105, 35 दूनी 70 डिग्री। 70 डिग्री का कोण रहा होगा उस दिन। और 70 डिग्री का कोण, अब इस ग्राफ को देखिए किस दिन है भाई? 70 डिग्री का कोण किस दिन है? सोमवार के दिन। अतः वह दिन क्या था? मंडे था, सोमवार था। आपको सोमवार या मंडे लिखकर आना था। ठीक भाई, आ गया ना समझ में? चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, जांच कीजिए कि क्या बुधवार के दिन बनाए गए चालान शुक्रवार को बनाए गए चालानों से अधिक थे। तो देखिए अब यहां दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप ये निकालिए कि बुधवार को कितने चालान किए गए और शुक्रवार को कितने चालान किए गए। यार अपने आप देखिए, इसको इतना निकालने की जरूरत क्या है? कोण देख लीजिए ना। बुधवार को कोण कितना है? 90 डिग्री का। और शुक्रवार को कितने का है? 80 डिग्री का। कोण जिस दिन ज्यादा है उतने ही चालान ज्यादा है। तो कोण कब ज्यादा है? बुधवार को। तो बुधवार को चालान अधिक काटे गए होंगे। ऐसे निकाल लीजिए, या फिर ऐसे निकाल लीजिए, बुधवार को चालानों की संख्या कैसे भी निकाल लीजिए। चलो ऐसे निकाल लेता हूं, आप जैसा अच्छा लगे। बुधवार को चालानों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? अब इसका उल्टा करके निकालेंगे। कैसे? कि 540 है, सॉरी वो 300 भाई, क्योंकि इसमें क्या निकालना है? तो देखिए कोण निकालना है। कोण दिया गया है हमें, तो चालानों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? देखिए ये 360 कहां आएंगे? अब नीचे आएंगे। अब कहां आएंगे? नीचे। क्यों? क्योंकि कोण दिया गया। देखिए बुधवार को कोण कितना है? 90। तो कैसे लिखेंगे कि 360 डिग्री के कोण के लिए चालानों की संख्या, क्योंकि जो चीज निकालनी है उसको दाहिने हाथ की तरफ लिखो। चालानों की संख्या निकालनी है, तो क्योंकि बुधवार को चालानों की संख्या निकालनी, तो कैसे लिखेंगे? 360 डिग्री के लिए चालानों की संख्या 540, इसलिए एक के लिए, इसलिए 90 के लिए बुधवार को आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई बताइए? 540 बटे 360 गुणा 90। तो देखिए 18 तिया 54, 18 दूनी 36 और ये 45, अर्थात 45 तिया 135 चालान तो काटे गए बुधवार को। इसी तरह शुक्रवार को कितने थे भाई? शुक्रवार को काटे गए चालानों की कैसे निकालेंगे भाई बताइए? वही 540 में 360 का भाग देंगे। और उस दिन कोण कितना है भाई? शुक्रवार को 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री का मैं गुणा कर दूंगा, क्योंकि ठीक है भाई ये डिग्री और ये डिग्री है, तो 0 से वो उसी तरह काट देते हैं। 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 और ये 40, अर्थात 40 तिया 120। शुक्रवार को 120 चालान काटे गए, तो कितने ज्यादा काटे गए भाई? बुधवार को 15 चालान। इसलिए बुधवार को शुक्रवार से इस तरह से आपको लिख कर आना था। 135 माइनस 120 बराबर 15 चालान अधिक काटे गए। ठीक भाई। अब देखिए 16वां प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी हैं। देयर आर
1849 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। पीटी टीचर्स वांट देम टू स्टैंड इन रोज। पीटी जो सर हैं वो उनको पंक्तियों में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त है, क्या शर्त है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, तो प्रश्नानुसार स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब प्रश्नानुसार स्तंभों की संख्या, भाई जितनी पंक्ति है उतनी स्तंभ बनने चाहिए, वो भी x हो जाएगी क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो एक पंक्ति में ना, अब पंक्तियों में और स्तंभों की संख्या में स्टूडेंट और वो बराबर है, तो टोटल कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? इसलिए कुल विद्यार्थी इस हिसाब से कितने हो जाएंगे? x गुणा x, और वो किसके बराबर दे रखे हैं? 1849 के। तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 1849। तो x का मान पूछ रहा था, यहां लिख देता हूं, चलिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1849 का वर्गमूल आप निकाल के आए होंगे। अब 1849 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताइए, दो दो के जोड़े आपने बनाए होंगे, फिर 4 चौका 16, इस तरह से निकाला ना, ये बचा 2 और पूरा जोड़ा उतरता है 49, ये फिर 4 और 4 जुड़ जाएंगे तो 8 आगे। अब 8 के आगे क्या लिखूं कि 249 आ जाए? 3 लिख दीजिए भाई, क्योंकि 9 का लाने के लिए तो 3 ही चाहिए। तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, अर्थात कितने थे? 43। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, या पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 43, और 43 पंक्तियों में 43 ही स्टूडेंट थे। ठीक है भाई, अतः पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज बराबर 43। अब इस प्रश्न को देखिए भाई, इस प्रश्न को देखिए, मान ज्ञात करना है इसमें। अब आप जानते हैं, आपने घातांक के नियमों में क्या पढ़ा है कि अगर कोई घात ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना सकते हैं हम। कैसे? देखिए, इस सवाल को मैं आपको करके बताऊं, उससे पहले इस बात को ध्यान रख दीजिए। जैसे अगर कोई घात ऊपर a की घात -m है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की घात 1/m। अर्थात अगर अंश में कोई घात है तो उसको हर में ले आइए, घात का चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरह अगर कोई इस तरह से है, हर में नीचे ऋणात्मक घात है, तो उसको अंश में ले आइए भाई, a की घात m लिख दीजिए। इसका मतलब किसी भी घातीय संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में लाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। आप ये बात जानते हैं भाई अच्छी तरह से। तो इसी तरह इसको देखना भाई, इसका मतलब मुझे ये घात +2 करनी है, तो जो अंश और हर है इसको बदल डालिए, ऐसे ही है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आपने इस तरह से लिखा होगा ना, इसको कैसे लिखा होगा? 2/1 की घात 2 प्लस 3/1 की घात 2, क्योंकि घात -2 में लगी हुई है, और -2 घात को +2 में कैसे बदलूंगा? अंश और हर को बदल डालिए, अंश और हर को बदल डालिए। तो देखिए, अर्थात अंश को हर में ले आइए, हर मतलब आपस में बदल दीजिए, नीचे को ऊपर और ऊपर के को नीचे लिख दीजिए। तो ऐसे 1/4 को क्या लिखूंगा? 4/1। तो अब देखिए, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 1 की घात तो कितनी भी लगा, 2 लगाइए, 10 लगाइए, वो 1 रह जाए। तो देखिए, 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 3 की घात 2 कितना? 9। 4 की घात 2 16। तो 4 और 9 13 और 16 29। आपको ये आंसर लिख के आना था। कितना सरल है भाई 2 नंबर के लिए। अब आगे आइए, ये प्रश्न संख्या चल रही है 17 का दूसरा देखिए। एक मोटे कागज की मोटाई, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.08 मिलीमीटर है। ऐसे 125 कागजों वाली कॉपी की मोटाई मीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए, एक कागज की मोटाई कितनी है? 0.08। तो 125 कागजों की मोटाई कितनी हो जाएगी? तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, थिकनेस ऑफ 125 पेपर्स। तो देखिए, थिकनेस ऑफ 125 पेपर्स, ठीक है,
तो देखिए एक पेपर की कितनी है 0.08 mm, इसमें 125 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और ये 100 और ये 1000 आएगा। 25 और 8 का गुणा करेंगे तो 1000 में भाग दिया 100 का, तो इसका मतलब 10 mm आया। अब ये व्यक्त करनी है किसमें, मीटर में। अब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000। क्यों, देखिए 10 mm का 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 का हो गया ना। इसलिए इस 10 mm को मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग दे दूंगा 1000 का, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब 1/100 अर्थात 0.01 मीटर। ठीक है भाई, ये आंसर आपको लिखना था। ठीक भाई, अब देखिए 18वां प्रश्न देखिए, फाइंड द फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/9, अर्थात 3/5 और 4/9 के बीच मुझे 4 परमेय संख्याएं लिखनी थी। ये भी सवाल बिल्कुल मैंने 3 लिखवाई थी मेरे मॉडल पेपर में, इसमें 4 है, बात तो वही है। और ये सवाल भी लगभग वैसा ही आया था जो मेरे मॉडल पेपर का था। तो देखिए अब कई विधियां हैं भाई इसके। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2-3 लिखनी हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, फिर पहली और उस जो निकालिए उसके बीच का, फिर जो निकालिए उसके और लास्ट वाली संख्या के परमेय ऐसे निकाल लेते हैं ना, जोड़ जोड़ के 2 का भाग, अर्थात 2 परमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब यहां देखिए 3/5 और 4/9 के बीच की परमेय संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए 2 संख्याएं हमारे पास 3/5 और ये 4/9, तो ऐसी स्थिति सरल तरीका बता रहा हूं मैं, आप क्या करें हर को समान कर लीजिए दोनों के। तो देखिए यहां हर है 5 और यहां है 9, तो ऐसा करता हूं मैं यहां ऊपर नीचे 9 का गुणा कर देता हूं और यहां भैया 5 का गुणा कर देता हूं, दोनों के हर 9 पंजे 45 हो जाएंगे ना। तो ये संख्या क्या हो गई 27/45 और ये हो गई 20/45। अब आप क्या करेंगे इन दोनों के बीच में अनेकों परमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए अतः 3/5 और 4/9 के मध्य 4 परमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे भाई, आप इससे एक ज्यादा लिखिए, क्योंकि 20/45 का मतलब ही तो बात ही 4/9 है यार। 9 से आप 5 से काट देंगे भाई, 5 चौका 20, 5 नाम 45। तो देखिए कैसे लिख देंगे 21/45, फिर एक और बढ़ा दीजिए 22/45, एक और बढ़ा दीजिए 23/45, एक और बढ़ा दीजिए 24/45, हो गई भाई 25/45, 26/45, कितनी भी आप लिख दें, फिर और किसी का गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाना चाहिए था। वैसे आपने जो लिख दिए वो सही है, आप इसकी कई विधियां हैं, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3/5, 3 में 5 का भाग दे के देख लीजिए तो 0.6 आ जाएगा भाई। ठीक है, और 4 में 9 का भाग दे के देख लीजिए तो 9 चौका 36, 4 4 4, तो इसके बीच में देखिए 0.441, 0.442, 0.443, 0.445, 0.446, कितना ही लिखते चले जाइए, अनंत तक आप लिखते लिखते बावड़े हो जाएंगे। फिर पॉइंट है ना 421, फिर 0.432, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अरे सवाल नहीं दिख रहा है। अच्छा, सवाल ऊपर रह गया, इसका मतलब हाँ, अभी मैं इस सवाल को देखिए, अच्छा ऊपर रह गया है, ये है भाई, ये ठीक भाई। चलते हैं इस सवाल को देखते हैं भाई। तो देखिए 19वां सवाल काफी कंफ्यूजन एलिमेंट था बच्चों के दिमाग में। ऐसा सवाल वैसे सामान्यतः देते नहीं, पर अब दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए बैंक सामान्यतः चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंक जनरली प्रोवाइड्स लोन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, आप जानते हैं इस बात को। राधेश्याम बैंक से 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए
उधार लेता है। राधेश्याम टुक ए लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम द बैंक। द लोन इज टेकन फॉर 3 years, 3 वर्ष के लिए लिया गया। द इंटरेस्ट टू बी चार्ज एवरी ईयर ऑन द अमाउंट टू बी डिपोजिटेड इन द बैंक एवरी ईयर इज गिवन इन द फॉलोइंग। जो भी ब्याज ली गई है वो निम्न तालिका के द्वारा, अब देखिए उसमें इंटरेस्ट अर्थात ब्याज दिखाया गया है और टोटल अमाउंट अर्थात मिश्र धन दिखाया गया है। तो देखिए अब प्रश्न को देख लेते हैं। राधेश्याम का मूलधन कितना था? अरे यार इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार लिए थे, तो 10,000 इसमें क्या है? मूलधन। ये तो बहुत आसान था। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ राधेश्याम, तो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट आप लिख देना भाई, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, टाइम लगेगा यार। प्रिंसिपल अमाउंट आप लिख लेना है ना। मूलधन कितना था? 10,000 रुपए। इस बात के 1 नंबर था यार। कितना इजी है भाई, इससे ज्यादा 1 नंबर और क्या इजी लोगे आप? हाँ, अब इजी नहीं है। तो देखिए यदि राधेश्याम किसी कारण से ऋण 3 वर्ष में नहीं चुका पाता है तो उसे चौथे वर्ष लगने वाले ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। इफ फॉर सम रीजन राधेश्याम डज नॉट पे द लोन अमाउंट इन 3 years, फाइंड एंड राइट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही वुड हैव टू पे इन द 4th year। आपको चौथे साल में, देखिए अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए मुझे दर की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अब यहां देखिए मिश्र धन कितना है? 11,000 और ब्याज है 1,000। तो 1 साल के लिए जो ब्याज है 1,000 है, तो मूलधन कितना है? 10,000। भाई वैसे भी मिश्र धन में से ब्याज घटा दीजिए मूलधन। तो देखिए दर कैसे निकालेंगे? तो देखिए दर यहां दर का सूत्र आपको पता ही है, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय, यही सूत्र होता है ना। तो देखिए 100 गुणा ब्याज कितनी है? 1,000, यहां से सोचना, बटे मूलधन कितना है? 10,000। ये मिश्र धन है, मूलधन ये रहा प्रिंसिपल अमाउंट, ये कितना है? 10,000। और समय कितना है? 1 साल, प्रथम वर्ष के लिए तो बात कर रहे हैं हम। तो देखिए 3 और 2 5 है, नीचे 4 है, इसका मतलब 10%। ब्याज की दर कितनी है? 10%। अब सोचना मेरी बात, ये आए कैसे हैं? देखिए दूसरी साल इंटरेस्ट कितना है भाई, देखो फिर मिश्रधन हो गया क्या? अब पहली साल तो 10,000 पे ब्याज आया 1,000, तो पहली साल के अंत में चुकाने पड़े उसको 11,000। ठीक है, अगर पहली साल के अंत में नहीं चुका पाता तो फिर 11,000 पर देखिए ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो कैसे चुकाता भाई? 11,000 गुणा दर कितनी है? 10 गुणा समय 1/100, 0 और ये 0। अगली साल के लिए ब्याज कितना हो जाता है? 11 से आ गया है ना। तो अब मान लो तब भी नहीं चुका पाता, तो अब टोटल जो राशि कितनी हो जाती? इस 11,000 में ये जो ये आया है 1,100 रुपए, ये और जुड़ जाता है ब्याज की। तो टोटल मिश्र धन कितना हो जाता? 1 2 1 12,100। अब तीसरी साल फिर 12,100 का ब्याज लगेगा। कितने का लगेगा? देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको, आपको वहां नहीं लिखना था, केवल समझाने की दृष्टि से लिखना हो इतना बड़ा। फिर दूसरी साल का देखिए 12,000 मूलधन, 12,100 हो जाता, गुणा दर कितनी है? 10, फिर साल 1 और बटे 100। भाई साल तो 1 साल से 2 साल के बीच में समय 1 ही साल तो लगेगा, ऐसे 2 साल से 3 साल के बीच में 1 ही साल तो लगेगा। तो देखिए 0 से 0, इस 0 से 0 कितने हो जाते? 1210। 1210 आ गई ना। तीसरे साल के शुरू में भाई ब्याज हो जाता तीसरे साल के लिए कितना? 12,100। अगर वो नहीं चुका पाता तो जो 12,100 थे, ये 12,100 थे ना, उसमें ये 1210 जुड़ जाते, तो टोटल मूलधन कितना हो जाता? अब ब्याज कितने पे लगेगी? 13,310 पर। अब सोचना, तो वो पूछ क्या रहा है? 3 साल में ऋण नहीं चुका पाता है तो चौथे वर्ष में लगने वाली ब्याज, तो चौथे वर्ष की ब्याज कैसे निकालेंगे? 13,310 पर चौथे वर्ष की ब्याज कैसे निकालेंगे भाई? मूलधन कितना था?
13,310, दर कितनी है 10, समय 1 और बटे 100, 0,0,0,0, 1331 रुपए लगते भाई। कितने लगते 1331। तो देखिए 1331 तो यहां आ जाएंगे, ठीक है भाई। अगर अब वो क्या कह रहा है, बस इतना ही पूछ, चौथे वर्ष की ब्याज की राशि 1331 लिखते। अब अगला देखिए, राधे श्याम चौथे वर्ष के उपरांत कितनी राशि बैंक में जमा कराएगा। अगर वो नहीं जमा करा पाता 3 वर्ष के बाद और चौथे वर्ष की बाद जमा कराता तो कितना, चौथे वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है भाई, कुल धन कितना हो जाता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मूलधन 3 वर्ष की समाप्ति पर कितना था, कितने पर ब्याज लगा था, 13,310 पर। भाई मैंने ब्याज कितने पर लिखा है, 13,310 पर। तो देखिए 13,310 और ब्याज कितनी आई भाई 1331। तो देखिए 13,310 में 1331 और जोड़ दे दे तो 1 4 6 4 14,641 रुपए आपको लिखकर आना था। ठीक है भाई, कितना आना था, 14,641 रुपए आपको लिखकर आना था। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते थे कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा के भी डायरेक्ट निकाल सकते, इतना मत करिए। 4 वर्ष के बाद कैसे निकाल दे चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकाल दे भाई, देखिए मूलधन कैसे निकाल दे, आपको पता ही कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, ऐसे लिखते हैं ना। तो मूलधन कितना था 10,000, डायरेक्ट लिख देते। दर कितनी है 10, तो देखिए 100 प्लस 10 कितनी हो जाती है 110 बटे 100, समय कितनी है 4 वर्ष, तो 4 बार लिखना पड़ता। तो देखिए 2 0 2 0 कट जाती, 2 0 ये 2 0 कट जाती, 1 1 1 1 1 1 1 और 1, तो कितनी हो जाती 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 121, 121 गुणा 121 कर दे तो आप ये तो पता ही 11 121 गुणा 121 करेंगे तो 14,641 रुपए आ जाते। आप इस तरह से सरल कर सकते थे, ठीक है भाई, वही आ गए ना 14,641, आपको कैसे भी करके आना था। अब चलिए भाई, एक मिठाई से भरे हुए डिब्बे की मिठाइयों को यदि 24 बच्चों में बांटा जाए, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलती है 5 मिठाई। ध्यान से भाई, 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि 4 बच्चे लेने से मना कर देते हैं तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी मिठाइयां मिलेंगी। तो ये कैसा है भाई, प्रतिलोम अनुपात का, और ऐसा ही प्रतिलोम अनुपात का सवाल मैंने अपने मॉडल पेपर में रखा था। आप चाहे तो 20वें प्रश्न को उसमें चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहां क्या लिख सकता हूं, बच्चों की संख्या, यहां बच्चों की संख्या और यहां मिठाई की संख्या, यहां प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या। देखो 24 बच्चों में बांटा जाए तो कितने बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलती हैं 5 मिठाइयां मिलती हैं। अब यदि 4 बच्चे मिठाई लेने से इंकार करते हैं तो बच्चों की संख्या रह जाएगी 20। तो अब मैं मानता हूं कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी X। तो अब देखिए जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी कम मिठाई मिलेगी, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये कैसी है, बच्चों की संख्या और उसको मिलने वाली मिठाई की संख्या, ठीक है, ये कैसी है प्रतिलोम अनुपात में। तो 1 अनुपात इस तरह से नीचे आएगा तो 1 ऊपर जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, 24 बटे 20, तीर के निशान में चलना है, बराबर X। देखिए ऊपर से नीचे, अब चूंकि प्रतिलोम अनुपात है, अगर समान अनुपात होता तो दोनों की तीर की निशान इस तरह से लगाते समान अनुपात में, और अगर प्रतिलोम अनुपात होता है एक ऐसे लगाते हैं एक इस तरह से लगाते हैं, उल्टा।
क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ेगी, मिठाइयों की संख्या घटेगी, एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा। ठीक है भाई। तो x बटे 5। अब बचगुणा कर दीजिए भाई। तो 20x बराबर 24 गुणा 5 अर्थात 120। तो x बराबर 120 बटे 20 बराबर 6। अर्थात अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी? 6 मिलेंगी भाई। अतः अब प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिलेंगी। ठीक है भाई। अब देखिए, एक परमेय संख्या के अंश तथा हर क्रम से 3t-4 और 5t-7 है यदि उनका अनुपात 2:2:3 है। अनुपात का मतलब बटे ही होता है। तो परमेय संख्या क्या आती है? देखिए, परमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि परमेय संख्या कैसी होती है भाई? p/q के रूप में, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में है ना, तो रूप में होती है। तो देखिए, अंश और हर क्रम से अंश कितना है इसका? 3t-4। हर कितना है? 5t-7। और ये अनुपात किसके बराबर है? 2/3 के। तो भाई अब इसको सरल कर दीजिए बचगुणा करके। तो देखिए, 2 का गुणा करेंगे 5t-7 से, और 3 का गुणा करेंगे 3t-4 से। बचगुणा कर रहे हैं भाई हम। तो देखिए, बचगुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 5 से तो 10t-14 बराबर 3 का गुणा 3 से कीजिए 9t, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो -12। पक्षांतरण करेंगे तो 10t-9t बराबर -12, और ये 14 इधर को जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए, t 10 में से 9 गए तो 1 t बचेगा, और यहां बचेंगे 2, अर्थात t का मान कितना है? 2 आ गया। इसलिए परमेय संख्या, और परमेय संख्या हमारी क्या थी भाई? परमेय संख्या क्या थी? यही तो थी कि 3t-4 अपॉन 5t-7, यही तो थी। 3t-4 अपॉन 5t-7। इसमें t का मान कितना रख दीजिए? 2 रख दीजिए भाई। तो देखिए, 3 × 2 -4 बटे 5 × 2 -7। तो देखिए, 3 दूनी 6, 6 -4 बटे 10 -7, तो 2/3। और यही हमारा क्या है? आंसर है भाई। आ गया भाई। वैसे भी यदि इनका अनुपात 2/3 है तो परमेय संख्या भी क्या है? 2/3 ही आ गई भाई। तो सरल सा हो गया ये। तो अब देखिए 22वां प्रश्न देखिए कि दिए गए बहुभुजाकार भूखंड में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। भूखंड के प्रत्येक भाग की माप दी गई। तो इसमें क्या है? देखिए, फील्ड बुक जैसा है। तो अब पहले हम इस भूभाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 12 रुपए का गुणा करने से घास लगाने का खर्च आ जाएगा। तो इसमें अथवा में भी दिया गया है, तो मैं चलो दोनों को बता देता हूं। तो देखिए, इसमें मैं भागों में बांट लेता हूं। ये त्रिभुज 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखिए, नंबर 1 त्रिभुज कौन सा? AFE। त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2। आधार कितना है भाई? 30। ए से लेके F तक कितना है? 30। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये 30। तो देखिए, 900 में 2 का भाग देंगे तो 450 वर्ग मीटर, 450 वर्ग स्क्वायर मीटर। नंबर 2 क्या है? ये समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए, समलंब चतुर्भुज कौन सा? EFHD। EFHD का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए, समांतर भुजा ये और ये है,
इनका योग कितना होगा 30 + 20, तो ये हो जाएगा 50 इंटू इनके बीच की दूरी, ये भुजा 30 से शुरू हुए और ये 60, तो 60 - 30 अर्थात 30। तो देखिए ये 15 हो जाएगा और 15 गुणा ये 750 वर्ग मीटर। ठीक है भाई। अब नंबर 3 क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज DHC का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 20 और ऊंचाई 60 से लेकर 90 अर्थात 90 - 60, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो 1/2 गुणा 20 गुणा 30, तो ये हो जाएंगे 300 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, 300 वर्ग मीटर ये हो गए। नंबर 4 क्या है, ये भी त्रिभुज है भाई। नंबर 4 तो त्रिभुज कौन सा, GBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, आधार कितना है 25 गुणा ऊंचाई 40 से लेकर 90 तक 50, 25 बार कटा तो 25 गुणा 25 625 वर्ग मीटर। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 25 और ऊंचाई कितनी है 40, तो 20 बार कट जाएगा, ये 500 वर्ग मीटर। इसलिए आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, इन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 450 तो यहां से प्लस 750 यहां से, नंबर 3 का कितना है 300, आप गुणा भाग और देख लेना भाई, 625 और 500 ये, तो इन सबको जोड़ दीजिए भाई। तो जोड़कर कितना आएगा, मैं चलिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेता हूं फटाफट, जिससे देखिए तो 450 प्लस 750 प्लस 300 प्लस 625 प्लस 500, 2625 स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई। अब इसमें घास लगाने का जो खर्चा है वो कितना है 12 रुपये है भाई, तो 12 का इसमें गुणा और कर देंगे भाई, गुणा, अरे इसको गुणा 12, 31,500। अतः चलो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, अतः नहीं कलर चेंज हुआ है यार, हाँ, अतः 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा, लगाने भाई मक्खी का खर्चा कितना हो जाएगा 2625 गुणा 12, और मैंने ये गुणा करके रख लिया था, कितना आ गया भाई, वैसे आसान गुणा था 31,500, आप कर लेना 31,500 रुपये। ठीक है भाई। अब देखिए अथवा वाला जो सवाल है इसको करते हैं हम। चलिए, एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, यदि प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंग करवाने का खर्चा। देखिए इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे वर्ग मीटर में निकालना है, क्योंकि खर्चा 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निकालना है। तो देखिए क्या दिया गया है, त्रिज्या, बेलनाकार खंबे की त्रिज्या, बेलनाकार खंबे की त्रिज्या, और त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेडियस r, तो 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 0.28 मीटर। ठीक भाई। और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, तो मुझे क्या निकालना है इस खंबे, एक खंबे का, इसलिए एक बेलनाकार खंबे का, एक बेलनाकार
खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप निकाल लीजिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप जानते हैं 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो देखिए 2/22/7, आर की जगह पे 0.28 और एच की जगह पे 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7 चौकट 0.04। ठीक है भाई। तो देखिए 22 दूनी 44, 44 चौका 176, 176 गुणा करेंगे, 176 गुणा 0.04, इसका मतलब 6 चौका 24 और 4 7 28 और 2 30, 4 4 और 3 7, तो 7.04 वर्ग मीटर। एक खंबे का क्षेत्रफल कितना आया? 7.04 वर्ग मीटर। अतः ऐसे कितने हैं भाई? 24 पोल्स हैं, 24 सिलेंड्रिकल पोल्स हैं, तो इसलिए 24 बेलनाकार खंभों का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? खंभों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 गुणा 7.04। तो देखिए 24 चौका 96, 24 सत्ते 168, इतने वर्ग मीटर आ गया। ठीक है। अब रंग कराने का खर्चा किस हिसाब से निकालना है? 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो रंग कराने का खर्चा, इसलिए इन पर सभी 24 खंभों पर रंग कराने का खर्चा, रंग कराने का व्यय कैसे निकालेंगे? एक पर कितना है भाई? एक वर्ग मीटर पर कितना है? 15 रुपए। टोटल एरिया कितना है? 168.96। तो देखिए 168.96 वर्ग मीटर में गुणा कितने का कर देंगे? 15 का। कितने का? 15 का भाई। 15 का आप गुणा कर दीजिए, तो देखिए 15 चिक्की 90, ठीक भाई, और 15 नाम 135 और 9 हासिल वाले आ गए भाई, तो हो जाएंगे 144, हासिल 14 और 15 120 और 14 134, 13 15 चिक्की 90 और 13 103 और ये इतने। ठीक है भाई। तो 0.2 अंक बाद लग जाएंगे भाई, कितने? 253 रुपए 40 पैसे, इतना व्यय आएगा भाई। ठीक है भाई। मैं चलो टैली और करके देख लेता हूं इसको, क्या इतना ही है? 168.96 इंटू 15, ये इतना आया भाई 2534 रुपए 40 पैसे। 2534 है भाई। ठीक है भाई, 2534, इसको मैं सही लिख देता हूं भाई। ठीक है, 2534 रुपए 40 पैसे। ठीक भाई। अब देखिए, जो आपको फैक्टराइज करने थे, गुणनखंड करने थे, वो तो बिल्कुल मेरे जो पेपर दिया था उसके हिसाब से आए। पहले मैंने क्या कॉमन वाला दिया था, दूसरा त्रिपदीय वाला दिया था, ये तो संख्या बिल्कुल वही थी। ठीक है, ये भी संख्या लगभग वही थी, बस मैंने 36 कर दिया था, इसमें 16 है, और ये भी होल स्क्वायर का था, मेरे में भी होल स्क्वायर का था। आप जाके देख ले। तो देखिए पहला, देखिए इसमें से कोई दो करने थे आपको, सारे नहीं करने थे, दो करने थे। तो देखिए मैं सबको करके बता देता हूं। ax प्लस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस ए वाई। तो देखिए दो दो के जोड़ा आप बना लें। तो देखिए पहले कॉमन क्या दिख रहा है? x। यहां से x अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां से क्या बनेगा? a, और यहां से क्या बचेगा? b। तो a प्लस b। अब देखिए यहां दोनों माइनस की संख्याएं, इसलिए मैं माइनस y कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से बचेगा b, और चूंकि माइनस कॉमन ले रहा हूं तो इसलिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस हो जाएगा, तो a।
अब a प्लस बी और b प्लस ए में कोई अंतर है नहीं, तो मैं दोनों कोष्टकों में a प्लस बी कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से क्या बच जाएगा x, यहां से माइनस वाई, तो x माइनस वाई। और यही हमें आंसर लिखना था 3 नंबर के लिए, बहुत आसान सवाल था। दूसरा क्या था भाई, चलो दूसरे को मैं करके बता देता हूं। चलिए दूसरे को दूसरे कलर से कर देते हैं, इसमें कौन सी बात है। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, अर्थात मुझे 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने। भाई वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 12 है, तो 12 के मुझे ऐसे 2 टुकड़े करने थे जिनको जोड़ने और घटाने पर -7 आ जाए। ठीक है, तो -4 और -3 आप इसको कर सकते हैं। तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12। अब 2 के जोड़े बना दीजिए, यहां पहले जोड़े में से कॉमन y है, तो y माइनस 4। अब चूंकि मुझे पहला प्लस का रखना है इसलिए मैं -3 कॉमन लूंगा, तो y और माइनस कॉमन लेने के कारण ये माइनस हो जाएगा, तो 4। अब दोनों कोष्टकों में कॉमन y माइनस 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, y माइनस 4। तो यहां से बचेगा y दूसरे कोष्टक में और यहां से बचेगा -3, और यही मेरा आंसर, मेरा नहीं आपका आंसर होना चाहिए था। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, p स्क्वायर माइनस 16, p4 सॉरी, चलिए कलर और चेंज कर देते हैं हम, हमारा क्या जा रहा है। थर्ड क्या है, p4 माइनस 16। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं। तो देखिए ये किसका वर्ग है, p स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 का वर्ग है। तो देखिए अब सूत्र आपने पढ़ा है क्या, कि 2 संख्याओं पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो इसके 2 जोड़े इस तरह से बनाते हैं कि एक कोष्टक में जोड़ देते हैं, एक बार में घटा देते हैं। तो देखिए वर्ग p स्क्वायर पर है और 4 पर है, तो p स्क्वायर और 4 को एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा, ये हो गया। देखिए अब इसके तो आगे गुणनखंड नहीं होंगे क्योंकि इसके बीच में प्लस आ गया, लेकिन ये p का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, और बीच में ऋण का चिन्ह भी है, तो इसके खंड और हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, कि p स्क्वायर प्लस 4, इसको तो एज इट इज लिखिए, लेकिन ये किसका वर्ग है, p का वर्ग है, और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। अब फिर सूत्र लगाइए, क्योंकि p और 2 पर वर्ग है इसलिए p और 2 को एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए इसके खंड करने के लिए। तो कैसे लिख दूंगा भाई, p स्क्वायर प्लस 4 और p प्लस 2 और p माइनस 2। अब चूंकि ना तो वर्ग रहा ना माइनस का चिन्ह रहा, क्योंकि यहां माइनस तो है लेकिन वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा भाई। अब एक और रह गया, तो चलिए मैं इसको यहीं कर देता हूं, कलर इसको भी चेंज करके नहीं। चलिए a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। तो देखिए होल स्क्वायर देखने के हम क्या करते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, b स्क्वायर का स्क्वायर, और बीच की संख्या इन दोनों कोष्टकों के अंदर के संख्या के गुणनफल की दुगनी होनी चाहिए, अर्थात बीच की संख्या होनी चाहिए 2 इंटू पहली a स्क्वायर और b स्क्वायर के गुणनफल की दुगनी। होती है ना, होती है। तो ये किसका होल स्क्वायर है भाई, कोष्टक बनाइए, पहली कोष्टक के भीतर संख्या क्या लिखी हुई है, a स्क्वायर, दूसरे से लिखते हैं चिन्ह, तो ये किसका, जो बीच की संख्या है इसमें चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह यहां लगा दीजिए, माइनस होता है तो माइनस ही लगाते, फिर लास्ट की संख्या को लिख देंगे v स्क्वायर और इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, आंसर है भाई। ठीक, अरे भाई सॉरी। अब 24वां प्रश्न आ जाइए, एक चतुर्भुज पी क्यू आर है, इसकी रचना आप कर लेंगे, आसान सवाल था यार, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, आप कर लेना। चलो वर्ग की रचना करके मैं बता देता हूं, क्योंकि इसके लिए आप इसके लिए क्या चाहिए कि पेंसिल और प्रकार चाहिए। तो देखिए वर्ग की रचना कैसे कर दे, 5.2 सेंटीमीटर की रेखा खींचते आप इस तरह से, ए बी रेखा में चलो खींच दी। अब ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाते, कोई भी चाप भर के और इस तरह से खींचते। अब यहां से जो पहला चाप काटते उसी चाप से
अब प्रकार इधर उधर नहीं खिसकनी चाहिए थी, 60 का कोण बनता और यहां 120। अब 60 और 120 के कोण का अर्धक करते तो एक चाप यहां से एक चाप इस जगह से काट दे तो इस तरह से कटता, ये 90 का कोण बन जाता और इसको डॉट डॉट करते हुए आप मिला देते इस तरह से। ठीक है, और अब ए बिंदु से, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बिंदु से कितने का 5.2 सेंटीमीटर का चाप भर के और इस तरह से काटते, इस तरह से काट देना भाई, ये कट जाता। फिर बी बिंदु से 5.2 का और फिर इस बिंदु से 5.2 का, ये सब चाप कट जाते और इस तरह से आप मिला देते इनको, तो ये वर्ग बन जाता है ए बी सी डी 4.2, सॉरी 4.2 नहीं 5.2 और ये भी 5.2 और ये भी 5.2। ठीक है, चलो मैं उसको भी देखिए कच्चा चित्र आप बना लीजिए। जैसे ये है पी क्यू आर एस, कोई भी चतुर्भुज जैसे पी क्यू आर एस बना लीजिए, मैं पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू कितने की थी 4 सेंटीमीटर, क्यू आर कितने की है 6 सेंटीमीटर, आर एस कितनी है 5 सेंटीमीटर, पी एस कितनी है 5.5 सेंटीमीटर और पी आर कितने की थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे बनाते इसको देखिए, सबसे पहले पी क्यू भुजा कितने की खींचते हम, पी क्यू भुजा कितने की खींचते 4 सेंटीमीटर की, पी क्यू भुजा खींचते हम 4 सेंटीमीटर। चलो मैं और नीचे खींच लेता हूं इसको हटा के यहां से। ठीक है, ये ज्यादा बड़ी खींच गई यार, ये पी क्यू भुजा 4 सेंटीमीटर की खींचते। फिर क्या करते हम, पी बिंदु से 7 सेंटीमीटर का और क्यू बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप काटते इस तरह से, यहां से तो क्यू बिंदु से 6 का और पी बिंदु से 7 का, तो क्यू बिंदु से 6 का काटते इस तरह से काटते और यहां से 7 का इस तरह से काटते। ठीक है, इन दोनों चापों जहां कटते वहां बिंदु क्या लिख देते हैं हम आर और इनको इस तरह से मिला देते। ठीक है, ये तो 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं भाई, आर बिंदु से 5 सेंटीमीटर का और पी बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर का चाप भरते प्रकार में। तो देखिए पी बिंदु से 5.5 का भर दिया और आर बिंदु से 5 का, और इस तरह से ये और इस तरह से ये बन जाता। ठीक है भाई, तो ये 5 का और ये 5.5 सेंटीमीटर देखिए, और यहां दोनों जहां चाप करते वहां एस लिख देते, इस तरह का ये चित्र बन जाता। देखिए चित्र की आकृति अलग हो सकती है क्योंकि मैंने अंदाज ही तो लिया है, अब अंदाज से काम चलता नहीं है, गणित में आप बना के इसको देख लेना। लास्ट प्रश्न में देख चलते हैं, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए समय और दूरी के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाना है। भाई आलेख बहुत आसान था, सही बात तो है, इतना आसान आलेख अब तक नहीं आया है आपकी कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए यहां समय घंटों में दिया गया है, 1 घंटे के बाद तय की गई दूरी 20 है, 2 घंटे के बाद 40 है, 3 के बाद 60 किलोमीटर और 4 घंटे के बाद 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई कि इसी ग्राफ पर चलिए, एक्स अक्ष पर देखिए पैमाना कुछ भी मान लीजिए। पहले तो मैं क्या करता हूं, चलिए कहां है पैमाना, पैमाना लेकर मैं इस पे लाइन खींच देता हूं। चलिए इस तरह से, ठीक है, और यहां चलिए जहां आपको गहरी गहरी लाइन दिख रही है इन पर मैंने इस तरह से खींच, ये मूल बिंदु हुआ ओ। अब देखिए एक दो दो अच्छा ग्राफ बनाने के लिए दो बड़े खाने बराबर 1 घंटा मान लेता हूं। देखिए पैमाना लिख देता हूं, क्या पैमाना ले रहा हूं मैं, पैमाना आप कुछ भी लिख लीजिए। एक्स अक्ष पर 2 बड़े खाने बराबर क्या ले लेता हूं 1 घंटा। तो देखिए 1 घंटा कहां होगा, ये तो 0 है, तो 2 बड़े खाने, ये 1 खाना और ये 2 खाना, यहां 1 घंटा हुआ, सही बात है। फिर ये और ये 2 खाने और लिए तो यहां 2
घंटे हो गए। फिर 2 खाने के बाद ये 1 घंटा और बढ़ जाएगा, 3 घंटे, और ये 4 घंटे। तो मैंने 2 बड़े खाने बराबर 1 घंटा लेकर, देखिए यहां 0 है तो 2, 1 और 2, यहां 1 लिखा। फिर 2 खाने बाद 1 और 2, फिर 2 लिख दिया। फिर 2 खाने बाद 3 लिख दिया। फिर 2 खाने बाद 4 लिख दिया। तो ये क्या है? समय है। समय किसमें? घंटों में। बिल्कुल जो ग्राफ आया था वही मैंने यहां रख लिया है इसमें, समय घंटों में। ठीक है। और ग्राफ की क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं थी, हाँ, क्योंकि ठीक है भाई। अब देखिए, तय की गई दूरी को मैं y अक्ष पर ले लेता हूं। तो y अक्ष पर क्या ले लेता हूं? 1 बड़ा खाना बराबर 10। 1 बड़ा खाना बराबर 10 किलोमीटर। तो ठीक है, 2 बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर। ये फिर 2 बड़े खाने बराबर, यहां 30 होते, यहां 40, क्योंकि मुझे देखिए 20, 40, 60 और 80 काम में आने, या फिर ये 50 होता है, यहां 60 हो जाएगा, यहां 70 है और यहां 80 हो जाएगा। तो मुझे यही चाहिए भाई। अब देखिए ये क्या है? तय की गई दूरी किसमें? किलोमीटर में। और इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए, पहले देखिए 1 घंटे के बाद तय की गई दूरी कितनी है? 20। तो 1 के संगत 1 वाली लाइन से चलेंगे कहां तक? 20 की सीट। देखिए इस बिंदु पर देखें आप, एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो 1 घंटा, और वाई अक्ष की तरफ देखेंगे तो 20। ठीक है। तो ये बिंदु किसको व्यक्त कर रहा है? 1 और 20 को। ठीक है। मैंने इसके निर्देशांक भी लिख दिए। इस तरह से पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान। तो ये जो बिंदु है ये किसको व्यक्त कर रहा है? 1 और 20 को। अर्थात x अक्ष की तरफ देखेंगे तो 1 घंटा समय है, और y अक्ष की तरफ देखेंगे तो 20 किलोमीटर उसके द्वारा तय की गई दूरी है। अब देखिए 2 घंटे बाद उसकी तय की गई दूरी कितनी है? 40। तो देखिए 2 के बाद अब 2 वाले x अक्ष पर देखिए कहां लाइन पर चलेंगे? 40 की सीध तक। आगे ना भाई? तो देखिए यहां 2 है और y अक्ष की तरफ देखेंगे तो 40 है। तो ये 2 और मैंने 40 लिख दिया। आई बात समझ में? 3 पर कितना है? 60। तो 3 वाले अब इस पर चलेंगे, यहां आगे भाई 3, और ये क्या है? 60 हुआ। इसी तरह 4 पर 80 है, तो 4 वाली लाइन पर चल के नहीं, देखिए कहां आ गए हम? यहां आ गए। तो ये 4 और 80 है। तो अब इन बिंदुओं को मिलाने के लिए मैं अब एक रेखा खींचूंगा। चलिए कलर चेंज कर दिया है मैंने। तो देखिए ये सभी, अगर आपने ग्राफ सही बनाया है तो आपके ये जो चारों पॉइंट हैं वो सीध में आने चाहिए और मूल बिंदु से गुजरने चाहिए। तो भाई आगे ना देखिए सीध में, तो अब मैं एक लाइन खींच रहा हूं, देखिए। ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना आप देख रहे हैं, ये ग्राफ देख रहे हैं ना भाई? ग्राफ ये आपको बनाकर आना था। चाहे तो आप ग्राफ का जो पैमाना है छोटा ले सकते थे कि भाई एक्स अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 घंटा, तो यहां 1 हो जाता है, यहां 2 हो जाता है, यहां 3 और यहां 4, छोटे सा इतना सा बन जाता। मैंने बड़ा दिखाने के लिए पैमाना बड़ा मान लिया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये मेरा प्रयास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सुझाव हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा सा एक कमेंट लिख दीजिए। समझ में नहीं आया है तो गाली लिख दीजिए। जैसा आपको लगे कमेंट जरूर लिख दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पेपर का आपको हल भेजूं, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं, कमेंट ही लिख देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। जय हिंद।